नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास बुलेटिन खबर दुनिया की। मैं हूं लालचंद्र सिंह। इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं आधे घंटे में दुनिया भर की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें। और आज के अंक में किनको मिला इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार, परमाणु युद्ध के खतरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या दिया है ताजा बयान, गैस की कीमतों पर क्यों नहीं सहमत हो पा रहे हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देश, थाईलैंड में बर्बर नरसंहार के बाद अब क्या है हालात, और भी होगा बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 2022 के नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता, रूसी और यूक्रेनी संगठन को पुरस्कार को संयुक्त रूप से मिलेगा। नोबेल समिति ने कहा, मानवाधिकार, लोकतंत्र और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के इन तीन बड़े पैरोकारों को सम्मान। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग के रूस के पुतिन के संकेत पर अमेरिकी राष्ट्रपति की परमाणु आर्मगेडन खतरे की चेतावनी। कहा, क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से आर्मगेडन एक सबसे बड़ा जोखिम। कहा, पुतिन नहीं कर रहे थे मजाक। गैस की कीमतों को सीमित करने पर यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच भारी दरार। 15 देशों ने कीमतों की कैपिंग की वकालत की, लेकिन जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड गैस पर मूल्य सीमा का कर रहे हैं विरोध। पोलैंड ने जर्मनी से ऊर्जा नीति पर यूरोपीय भागीदारों के साथ एकजुट रहने की अपील की। डे केयर स्कूल में हुई बर्बर सामूहिक हत्याकांड से शोक में डूबा समूचा थाईलैंड। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की, मुआवजे की राशि प्रदान की। और ओपेक प्लस के तेल उत्पादन घटाने के फैसले पर व्हाइट हाउस ने व्यक्त की निराशा, बताया अदूरदर्शी कदम। ओपेक प्लस तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की करेगा कमी। तो ये थी हेडलाइंस, और अब देखते हैं सबसे पहले खबरें यूरोपीय महादेश से। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को देने का ऐलान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वे नोबेल कमेटी के प्रमुख बेरिट रीज एंडरसन ने ओस्लो में की। अपने देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का काम करने वाले और मानवाधिकारों के उल्लंघन की आवाज को सत्ता के कानों तक पहुंचाने की जंग लड़ने वाले बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से साल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इन लोगों ने युद्ध अपराधों, मानव अधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास किया है। इसके साथ ही वे शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। बियालियात्स्की ने 1980 में बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया। वे आज तक अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने की जंग लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं और सख्त तानाशाह माने जाते हैं। बियालियात्स्की ने विसाना नाम का संगठन तैयार किया। ये संगठन जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। 2011 से 2014 तक बियालियात्स्की जेल में बंद रहे। पिछले साल उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और वे अब भी जेल में हैं। यह सुखद और बहुत अप्रत्याशित खबर है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये खबर सुनी या नहीं। वो जेल में हैं। वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो प्रशासन के लिए काम करते हैं। रूस का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल 1987 में सोवियत संघ के दौर में बना। इसके फाउंडर मेंबर्स में नोबेल पीस प्राइज विजेता एंद्रेई सखारोव और ह्यूमन राइट्स वकील श्वेतलाना गनुशग्ना भी थे। 1990 के दशक में
सोवियत संघ के 15 हिस्सों में बिखरने के बाद ये रूस का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन बना। इसने स्टालिन के दौर से अब तक राजनीतिक कैदियों के लिए आवाज उठाई। रूस ने जब चेचन्या पर हमला किया और 2009 में इस संगठन की नतालिया एस्तेमिरोवा मारी गई तो इस संगठन ने विश्व स्तर पर आवाज उठाई और चर्चा में रहे। रूसी सरकार इसे विदेशी जासूसों का संगठन बताती है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का गठन यूक्रेन की राजधानी कीव में 2007 में हुआ। इसका मकसद यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत करना है। संगठन का कहना है कि यूक्रेन में अब भी सही मायनों में लोकतंत्र मौजूद नहीं है। इस संगठन की मांग है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए। इसी साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस संगठन ने वॉर क्राइम के मामलों की जांच की। अब ये मामले इंटरनेशनल कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। मेरा कहना है कि यह पुरस्कार हमें प्रेरणा और समझ देता है कि यूक्रेन में शांति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के निर्माण के लिए हमारे काम की दिशा महत्वपूर्ण है। नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिसने सेना की तैनाती को कम करने और शांति को स्थापित करने या बढ़ावा देने के लिए देशों में बेहतरीन काम किया है। बताया जाता है कि साल 2022 में 300 से ज्यादा उम्मीदवार नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में थे। तो नोबेल शांति पुरस्कारों का ऐलान हो गया और इसमें यूक्रेन और रूस के संगठनों को भी मिला है। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन संकट की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पहली बार परमाणु आर्मगेडन खतरे की चेतावनी दी है। उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से आर्मगेडन एक सबसे बड़ा जोखिम है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन संघर्ष में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑफ रैंप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों से यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहा है। जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान युद्ध ने कई करवट ली। कभी रूस का पलड़ा भारी रहा तो कभी यूक्रेन का। हाल के दिनों में अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा मुहैया कराई गई सैन्य सहायता की मदद से यूक्रेनी सेना रूस को अपने कई इलाकों से खदेड़ने में सफल रही। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति के एक बयान ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की संभावनाओं को बल दे दिया। पुतिन के एक सहयोगी ने तो बाकायदा कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों के उपयोग की अपील कर डाली। हालांकि रूस बार बार सफाई दे रहा है कि वो किसी भी हालत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन विश्लेषक और पश्चिमी देश इस स्पष्टीकरण को मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ इसी तरह का बयान देकर दुनिया की आशंकाओं को बल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु आर्मेगेडन का जोखिम उच्चतम स्तर पर है। आर्मेगेडन का मतलब महायुद्ध होता है। मान्यताओं के अनुसार आर्मेगेडन दुनिया के खत्म होने से पहले लड़ा जाने वाला महायुद्ध है। विभिन्न रूप से इसे शाब्दिक या प्रतीकात्मक स्थान के रूप में व्याख्या किया जाता है। एक कार्यक्रम में जो बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति मजाक नहीं कर रहे थे जब वो सामरिक परमाणु हथियारों या जैविक या रासायनिक हथियारों के उपयोग के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है क्यूबा मिसाइल संकट, जिसकी चिंता आज भी सुपर पावर राष्ट्रपति को सता रही है। बात करीब 60 साल पहले की है जब दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गई थी। इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान 1962 में सोवियत संघ ने अमेरिका के पड़ोसी क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी। अमेरिका से मात्र 150 किलोमीटर दूर तैनात की गई इन मिसाइलों में परमाणु हथियार ढोने वाली मिसाइलें भी थीं। ये जानकारी सामने आने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी नौसेना को पूरी तरह से क्यूबा को घेरने का आदेश दे दिया। दोनों देशों की ओर से अंजाम भुगतने की बयानबाजी की जाने लगी। क्यूबा पर अमेरिकी हमले की तैयारी होने लगी। करीब 32 दिन के तनाव के बाद सोवियत संघ थोड़ा नरम पड़ा। क्यूबा पर हमला न करने की शर्त पर मिसाइलें हटाने को तैयार हुआ। इस पर दोनों पक्ष राजी हुए और मिसाइल संकट और परमाणु युद्ध का खतरा ठंडा पड़ गया। अब 60 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति
उसी स्थिति के पैदा होने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन में लगते झटकों के बीच रूस का कहना है कि रूसी सेना खाली किए गए इलाके वापस लेगी। पुतिन बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर रूस के अस्तित्व पर संकट आया तो वे हर तरह के हथियार इस्तेमाल करेंगे। पुतिन यूक्रेन को मिल रहे पश्चिमी हथियारों को सीधे टकराव की तरफ ले जाने वाले कदम बता रहे हैं। तो ये बयान अगर काफ़ी गंभीर है तो दुनिया को चिंता में डालने वाला बयान भी है। और अब बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ के देशों के बीच हुई गैस कीमतों पर चर्चा की। गैस कीमतों की कैपिंग पर यूरोपीय संघ के देशों में मतभेद सामने आए हैं। कीमतों को सीमित करने पर सदस्य देशों के बीच भारी दरार है। इनमें से 15 देशों ने कीमतों की कैपिंग की वकालत की, लेकिन जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड ने गैस पर मूल्य सीमा का विरोध किया। तो उधर पोलैंड ने जर्मनी से ऊर्जा नीति पर यूरोपीय भागीदारों के साथ एकजुट रहने की अपील की। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ आक्रामक हुए यूरोपीय देशों में ऊर्जा संबंधी रणनीति को लेकर दरार साफ देखी जा रही है। गैस मूल्यों की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर जहां 15 यूरोपीय देश सहमत हैं, वहीं जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स ने मूल्यों पर किसी भी सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं किया है। इन देशों का मानना है कि ऐसा किया गया तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने के लिए गैस की खरीद मुश्किल हो जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूर करने में एक और बड़ा रोड़ा यह है कि इस पर सहमत देश भी अभी भी इसके लागू किए जाने संबंधी रूपरेखा पर एकमत नहीं हो सके हैं। हालांकि यूरोपीय आयोग के प्रमुख अभी भी किसी आम सहमति की उम्मीद कर रही हैं। मैंने मार्च में यह प्रस्ताव किया था, उस समय इस पर बात नहीं बन सकी। अब हम ज्यादा तैयार हैं। सदस्य देश अब इसको लेकर चर्चा पर राजी हैं। मुझे विश्वास है कि इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। ऊर्जा मूल्यों पर कैप का समर्थन करने वाले कुछ देश समझते हैं कि इसको जल्दी लागू किया जाना चाहिए। हालांकि जर्मनी जैसे बड़े देशों के साथ न आने से फिलहाल इसको लेकर कोई व्यापक सहमति आसान दिखाई नहीं दे रही है। कैप का समर्थन करने वाले देश जर्मनी से साथ आने की अपील कर रहे हैं। यदि गैस के मूल्यों की सीमा निर्धारित की जा सकती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। इस चेतावनी के साथ ही हम आपूर्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। हम कीमत निर्धारित नहीं कर सकते हैं ताकि कोई भी यूरोप में गैस न बेच सके, लेकिन अगर यूरोपीय स्तर पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है ताकि गैस का प्रवाह बना रहे और कीमतें कम रहे, यही लक्ष्य है। मेरा जर्मनी के लिए संदेश है कि हमें एकजुट रहना है। हम सभी को एकजुटता दिखानी है, क्योंकि कठिन समय के दौरान सभी को एक बात पर सहमत होना होगा जिससे सबका भला हो। दरअसल यूक्रेन में युद्ध के कारण यूरोप को आक्रामक तौर पर रूस से गैस और तेल से खुद को अलग करने और वैकल्पिक स्रोतों की ओर जाने के लिए मजबूर किया है। यूरोपीय घरों और उद्योगों को बिजली देने के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए संभावित कमी और इनकी मूल्य वृद्धि के नाटकीय बदलाव के लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे में यूरोप की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अगर ऊर्जा की आपूर्ति का सिलसिला प्रभावित हुआ तो उनके लिए खुद को संभाले रखना मुश्किल होगा। एक ओर रूस को सबक सिखाने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो दूसरी ओर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर आशंकाएं। अब देखना यह है कि यूरोप इसके बीच अपना रास्ता कैसे निकालता है। तो बिल्कुल गैस की कीमतों पर रास्ता कुछ न कुछ निकालना होगा। और अब खबरें देखते हैं एशिया महाद्वीप से। बात थाईलैंड नरसंहार की। दिल दहलाने वाली घटना में बर्खास्त पुलिस वाले ने चाइल्ड केयर सेंटर में 22 मासूमों समेत 38 लोगों की जान ले ली थी। पुलिस के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल पान्या कामराप 34 साल के हैं और उन्होंने पहले सोते हुए बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इतने से भी मन नहीं भरा तो कई को चाकू से गोद डाला। इसके बाद वो कार से गोलियां बरसाता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुद को भी गोली मार ली। चीखते चिल्लाते लोग। थाईलैंड के इतिहास के सबसे खूनी हमले के बाद पीड़ित परिवार के लोग गम से निढाल। अपनों को खो देने के दर्द
किसी सिरफिरे की सनक के शिकार हो जाने का मातम मना रहा है। गुरुवार को हुई एक डे केयर सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी में 38 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें अधिकतर मासूम बच्चे थे। शुक्रवार को इन पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और उन्हें मुआवजा भी दिया। पीएम ने घटनास्थल का दौरा भी किया, जहां अब हर तरफ हैवानियत के निशान अब भी बिखरे पड़े हुए हैं। हादसे में अपनी जवान बेटी को खोने वाली एक मां बार बार बेटी को याद कर बिलख पड़ती है, लेकिन उसके पास सिर्फ यादों के अलावा अब कोई चारा नहीं है। वह 8 महीने की गर्भवती थी और 2 साल से डे केयर सेंटर में काम कर रही थी। वह अच्छी और हंसमुख थी, हर कोई उसे प्यार करता था। मैं खेतों में थी जब किसी ने मुझे फ़ोन किया और डे केयर सेंटर में हुई घटना के बारे में बताया। ये दर्द भरी दास्तां सिर्फ इस माँ की नहीं है, बल्कि यहाँ दर्जनों ऐसी कहानियां हैं। किसी ने अपना बेटा खो दिया है, कोई तो बाप और माँ। अब रह गया है तो सिर्फ आंसू, जो आंख के जरिए निकलकर कुछ देर के लिए मन को हल्का कर देता है। मुझे पता था कि वह मरने वाले बच्चों में से एक होगा। मुझे ठीक उसी समय पता चल गया था कि मेरा भतीजा नहीं बचेगा। वह एक अच्छा बच्चा था, वह बतूनी था। मेरे सभी पड़ोसी उसे प्यार करते थे, वह बहुत समझदार था। मैं चाहती हूँ कि कानून सख्त बने, जिसका प्रभाव काफ़ी असरदार हो। मैं शब्दों में बता नहीं सकती जिन परिवारों ने बच्चों को खोया है उन पर क्या बीत रही है। वारदात पूर्वोत्तर थाईलैंड स्थित नोंग बुआ लाम्फू शहर में अंजाम दी गई। ये देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की पहचान 34 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी पान्या कामराप के तौर पर की है। संदिग्ध को मादक पदार्थ संबंधी आरोप के कारण इस साल के शुरू में बर्खास्त कर दिया गया था। उसे मादक पदार्थ के मामले में शुक्रवार को अदालत में पेश होना था। इलाके में उसे एक नशेड़ी के तौर पर जाना जाता था। हमले के बाद पहले अपने बीवी बच्चे को मारने के बाद खुद को गोली मार ली। हमले में जिंदा बचे एक टीचर को अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि आमतौर पर विनम्र स्वभाव वाले उस शख्स ने इस घृणित और कायराना कृत्य को अंजाम दिया, जो नियमित रूप से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आता था। थाईलैंड के आधिकारिक ध्वज को शोक के मद्देनजर आधा झुका दिया गया है। वाकई बेहद बर्बर हत्याकांड है ये। और अब लौटते हैं अपने देश से जुड़ी एक खबर पर। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान की जेलों में बंद 6 भारतीय नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। इनमें से 5 मछुआरे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कैदियों की सुरक्षा का मुद्दा इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन द्वारा बार बार उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार से अपील है कि सभी भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेज दिया जाए। 6 Indian prisoners, fishermen, I think 5 of them were fishermen, have died in Pakistani custody in the last 9 months or so. All 6 of them interestingly had completed their sentences, but they were what we would call as illegally detained by Pakistan despite completing their sentences and in spite of multiple demands from Indian side for their release and repatriation. This increasing incidence of death of Indian prisoners is alarming and raises the question of their safety and security in Pakistani jails. The matter has been raised by our High Commission in Islamabad as well as with the Pakistani High Commission here, and we would like to reiterate that Pakistan is duty bound to ensure the safety and security of all Indian prisoners in its custody, and we request the Pakistan government once again to release and repatriate all Indian prisoners immediately. और वहीं चीन के साथ LAC पर विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि LAC पर जो डिसएंगेजमेंट के कदम जरूरी हैं, अभी उस स्थिति तक हम नहीं पहुंचे हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि स्थिति सामान्य है। कुछ सकारात्मक कदम जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ कदम अभी भी शेष हैं। पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स जरूरी हैं, वहां तो हम बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं।
और अब खबर अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारिजुआना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेश में ऐलान किया कि मारिजुआना रखने के आरोप में देश की फेडरल जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने इसे लेकर वादा भी किया था। प्रांतों में न सिर्फ मेडिकल और बल्कि साधारण किस्म के मारिजुआना खरीदने की अनुमति है। बावजूद इसके कानून के दुरुपयोग के मामले भी अक्सर देखने को मिलते हैं। इन्हीं असमानताओं को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारिजुआना की नीति पर बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने ड्रग रखने के आरोप में फेडरल कानून के तहत दोषी हजारों लोगों की सजा को माफ कर दिया है। हालांकि इस घोषणा में एक अहम बात यह है कि ये आदेश सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास से साधारण मारिजुआना हासिल किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा है कि वो उन सभी लोगों को दोषमुक्त करार देते हैं जिनके पास से साधारण मारिजुआना मिलने के बाद मामले दर्ज किए गए थे। देश में मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने के आरोप में किसी को भी जेल में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। साथ ही इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड होने से लोगों को नौकरी, घर या स्कूल, कॉलेजों में दाखिला मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माना जा रहा है कि जो बाइडेन के इस फैसले से 6500 से अधिक लोगों को क्षमादान मिल सकता है। अमेरिका के लोगों ने इस कदम और अमेरिकी न्याय प्रणाली में नस्ली असंतुलन पर इसके प्रभाव का स्वागत किया है। मुझे लगता है कि यह ठीक फैसला है, क्योंकि इसे बाकी अन्य कठोर ड्रग्स की तरह वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सही समय है जब लोगों को आगे आना चाहिए और हम क्या चाहते हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं, इस पर बोलना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए 3 कदमों की घोषणा की है। अटॉर्नी जनरल को योग्य लोगों को सजा खत्म होने का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी प्रांतों के गवर्नर को सलाह दी गई है कि फेडरल जेल की तरह ही लोकल या स्टेट जेल में मारिजुआना रखने वाले किसी व्यक्ति को न रखा जाए। साथ ही ये भी समीक्षा की जाए कि मारिजुआना फेडरल लॉ के तहत कैसे रखा जाए। इसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत रखा गया है। यह क्लासिफिकेशन सबसे खतरनाक सब्सटेंस के लिए है, जिसमें हेरोइन और LSD शामिल है। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मारिजुआना बहुत सारी दुकानों में मिल जाता है। लोग दुकानों में इसे बेच रहे हैं और वहीं कुछ लोग इसी काम के लिए जीवन भर के लिए जेल में हैं। और यह बिल्कुल उचित नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। बाइडेन ने माना कि नस्ली अल्पसंख्यकों को मारिजुआना रखने के लिए जेल जाने की संख्या कहीं अधिक है। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के लोग मारिजुआना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्वेतों की तुलना में अश्वेतों को ही मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। उन पर मुकदमा चलाया जाता है या उन्हें दोषी ठहराया जाता है। बहरहाल भले ही मारिजुआना सेवन और रखने के संघीय और प्रांतीय कानूनों में बदलाव आता है, इसे अवैध तरीके से खरीदना, बेचना, इसकी मार्केटिंग करना और अंडर एज बिक्री पर लगे जरूरी प्रतिबंध लगे रहने चाहिए। तो हम आपको बता दें कि ये जो मारिजुआना है अमेरिका में, इसको आप भारत में गांजा बोलते हैं और अब इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये फैसला लिया है। और इसी के साथ आज की खबर दुनिया की में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।